नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपडेट विथ रघु चैनल पर। साथियों, आज हम लोग सामान्य हिंदी आदित्य प्रकाशन की जो किताब आती है उससे सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं आगामी लेखपाल परीक्षा के लिए। इसमें आप देख लीजिए, जो यहाँ पर विषय सूची दी हुई है उसमें आपको लेखपाल परीक्षा के लिए बस केवल और केवल आपको हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह को छोड़कर बाकी रस छंद अलंकार इन सारे जो टॉपिक है इनको छोड़कर बाकी सभी प्रश्न जो है लेखपाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लेखपाल परीक्षा को टारगेट में रखते हुए हम सारे प्रश्नों को बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर और जो थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और सुपर फास्ट रिवीजन करते समय अगर किसी शब्द या किसी ऑप्शन का अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो जाता है तो आप उसको किसी अन्यथा वे में मत लीजिएगा, और बाकी अपने तरफ से पूरी सावधानी बरतने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो वाकई में आपको हिंदी के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगामी लेखपाल परीक्षा के लिए आपका सुपर फास्ट रिवीजन बहुत ही कम समय में और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हिंदी वर्णमाला वो विराम चिन्ह इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लेखपाल परीक्षा को टारगेट में रखते हुए ही पढ़ाई करनी है और अब समय बहुत कम है तो हमें रिवीजन बहुत तेजी से करना है। विराम चिन्ह भी सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, इसको भी हम छोड़ देते हैं। आते हैं जो अपना अगला टॉपिक है उस पर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है जो लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ये शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। ये इस शीर्षक से दिया हुआ है, लेकिन इसमें से जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगर हम पहले देख लें तो प्रश्न दिया हुआ अक्षर किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि बनाने के लिए इन सारे प्रश्नों को भी देखना आवश्यक है। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बने हुए स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप से व्यवहार में लाया जाए, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते हैं हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जा सकता है, घूम जाती है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे हिमालय। प्रधानमंत्री दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रधान प्लस मंत्री। अब योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने ही परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाता हो, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होता हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ चारपाई अर्थात चार पाए हैं, जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से न कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ है और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण होता है योग रूढ़ शब्द। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन। दस आनन का अर्थ दशमुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, खडानन, पंचानन आदि शब्द समास रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण है लेखपाल परीक्षा के लिए। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया हो, जैसे काम, बरस, माँ आदि। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि जो शब्द बाहर से हमारे जो डिक्शनरी में आए हैं उनको आगत या विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। जैसे आपने एक शब्द बहुत सुनते होंगे, पंक्चर। तो पंक्चर का हिंदी क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन पंक्चर शब्द जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी बोलते हैं कि पंक्चर हो गया। तो पंक्चर जबकि एक इंग्लिश वर्ड है तो इसका हिंदी में भी एज ए हिंदी प्रयोग ज्यादा किया जाता है। देसी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोली या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों देसी या देशज शब्द कहे जाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर माने हाइब्रिड, जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी, जांचकर्ता में जांच हिंदी और कर्ता संस्कृत। व्याकरणिक प्राकर्य के आधार पर शब्द भेद। तो शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे 4 विकारी शब्द और 4 अविकारी शब्द। जैसे
नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव ये 4 विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन ये अविकारी शब्द होते हैं, जिनको हिंदी में समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक कहते हैं। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पराक्रम में परा उपसर्ग लगा है, पराजय, पराभव, पराधीन और पराभूत। उपसर्ग के कार्य शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। बाकी यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। अब उपसर्गों की संख्या, तो जो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या 19 होती है। पहला उपसर्ग होता है अति, जिसका मतलब होता है बाहुल्य। इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अति का मतलब क्या होता है, तो अति का मतलब बाहुल्य होता है। अधिक, उस पार। अधि माने समीप्य, ऊपर, श्रेष्ठ। अनु माने पीछे, साथ, समान। अप माने दूर, हीनता, विरुद्ध। अभि माने ओर, सामीप्य। अव माने दूर, नीचे। आ माने तक, कम, इधर। उत, उद, ऊपर और उन्नति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अप माने निकट, सहायक, छोटा। दु, दूर, दुस, दुस और दुस बुरा, कठिन। नि उपसर्ग नीचे और भीतर के लिए प्रयोग किया जाता है। नि, निस और निर बिना, बाहर, निषेध। परा माने पीछे, उल्टा। परि माने चारों ओर। प्र माने अधिक, आगे। प्रति माने और, उल्टा, विरोध, प्रतीक। वि माने बिना, अलग, विशेषता। सम माने पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग। सु माने अच्छा, सुंदर और सहज। हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं वो 10 होते हैं। अ, अन, रोकना और मना करना। अध माने आधे, अपूर्ण। उन माने एक, कम। अ माने मना करना। दु माने हीन, बुरा। नि उपसर्ग जो है अभाव, विशेष, निषेध के लिए। बिन, निषेध के लिए। भर, ठीक, पूरा। कु, बुरा और हीन के लिए। सु, श्रेष्ठ, साथ के लिए। विशेष टिप्पणी। हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक क और स क्रमशः 9वें और 10वें कु एवं के विकार को अलग मान कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना चाहिए। और उर्दू में जो उपसर्ग होते हैं उनकी भी संख्या 19 होती है। अल अरबी भाषा का उपसर्ग है जिसका मतलब होता है निश्चित। ऐन माने ठीक, पूरा। कम माने थोड़ा और हीन। खुश माने अच्छा, शुभ। गैर माने भिन्न, विरुद्ध। दर माने में। ना माने अभाव। फिल माने में, फी अरबी में। प्रति, ब अनुसार, में से और। बद बुरा, अशुभ। बर ऊपर, पर। बा साथ, अनुसार। बिल अरबी साथ से में। बिला अरबी भाषा बिना। बे बिना, ला अरबी बिना निषेध, अभाव। सर मुख्य, श्रेष्ठ। हम संस्कृत, सम से, साथ, समान, हर प्रतीक। नोट, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं, ये संख्या में लगभग 19 हैं। अब जैसे उपसर्ग पढ़े, अब उसके बाद प्रत्यय। तो जो उपसर्ग होता है उस शब्द के अंत में लगता है, लेकिन प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्यय की व्युत्पत्ति है प्रतिधन अय प्रत्यय, अर्थात बाद में चलने या लगने वाला। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे लिख शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ने से लिखावट शब्द बनता है। प्रत्यय के जोड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, सब्जी मूल शब्द है और उसमें वाला प्रत्यय लग जाने से सब्जी वाला एक यौगिक शब्द बनता है। विशेष प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। प्रत्यय के प्रकार जो है, तो प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में कृतवाचक, तद्धिति, उन, लघुतावाचक, संबंधवाचक, गुणनावाचक, सदृशवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक। और कृत प्रत्यय में कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक और कृतवाचक कृदंती विशेषण आते हैं। यहाँ पर आप शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, इनमें आप देखें स्वर युक्त व्यंजन है, अक्षर, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द, और शब्द के कितने भेद होते हैं, 8। किताब घर कैसा शब्द है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग भाषाओं से मिला हुए शब्दों से बना, इसलिए ये संकर शब्द है। तहसीलदार संकर शब्द है। और खन खन कैसा शब्द है, ये ध्वन्यात्मक शब्द है। आगे और देखते हैं, यहाँ पर रिक्शा संबंधित है, तो ये कई बार पूछा जाता है। रिक्शा जो जापानी भाषा से लिया गया शब्द है। बेगम, दरोगा व चाकू ये तुर्की भाषा से। हिमालय कैसा शब्द है, तो यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसे शब्द हैं, तो ये समास ऋण शब्द है।
अत्यंत निर्वाह में क्रमशः कौन से उपसर्ग निहित हैं? तो अत्यंत में अति और निर्वाह में निर उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन से उपसर्ग निहित हैं? तो अध्यक्ष में अधि और 29 में उन उपसर्ग लगा हुआ है। और उनका मतलब होता है एक कम। उपसर्गों की संख्या है 3। संस्कृत उपसर्ग है 19, हिंदी उपसर्ग है 10 और उर्दू उपसर्ग है 19। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में, पीछे, साथ। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज। बा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। अद उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। लुटेरा और ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है तो एरा और आइन। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगता है वो कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्ता का बोध हो कृतवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वो है तद्धति प्रत्यय। जिससे समता का बोध हो सादृश्यवाचक तद्धति। उपसर्ग के अन्य नाम है आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा भाववाचक तद्धति प्रत्यय। मानव, दानव और यादव अपत्यवाचक एवं संबंधवाचक तद्धति प्रत्यय। पढ़ने वाला, देखने वाला लड़का कृतवाचक प्रत्यय। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालची कृतवाचक तद्धति। मिलनसार, चालबाज, मेज, पोष में क्रमशः प्रत्यय है सार, बाज और पोष। अर्थानुसार वाक्य हैं 8 प्रकार के। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए वहां विधानार्थक वाक्य होता है। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य, और जिस वाक्य से संकेत का बोध हो संकेतार्थक वाक्य। वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य है। वाक्य के प्रमुख खंड हैं 2, उद्देश्य और विधेय। रचनानुसार वाक्य के भेद होते हैं 3, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही है, कैसा वाक्य है? तो साधारण वाक्य। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, यह कैसा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जो मोबाइल मेज पर रखी वो पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली, यह कैसा वाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य। जो, जब, की, इसलिए, पर, और, तथा शब्द हैं संयोजक शब्द। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द हैं, ये विकारी शब्द होते हैं। और समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के शब्द होते हैं। अब आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्नों को, जो प्रश्न है उनको प्रश्न और आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनको हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। सदाचार में उपसर्ग है, तो सदाचार में उपसर्ग जो है पहला ऑप्शन यानी कि सत उपसर्ग है। अत्युक्ति में उपसर्ग है तो अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है तो अधि उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभियान, तो यहाँ पर उपसर्ग है अभि। नि, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द बताइए, तो निबंध, परिजन और 29। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक या बाहुल्य। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो समवाय जो है इसमें अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो अवान जो है ये हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो लाचार जो है इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो कपूत जो है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द है। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इया, ई और आनी प्रत्यय लगा हुआ है। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? तो कार और कर। खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आड़ी और ई। गाने वाला, लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर वाला और तर प्रत्यय लगा हुआ है। खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हर और एरा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय तद्धति प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उनको हम यहाँ पर कुछ ऑप्शन थोड़ा सा गलत भी दिया हुआ है, तो उनको हम अव्यय कहते हैं।
अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है, तो पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी जो है योग रूढ़ शब्द है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो ये एक संकर शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो कारतूस अंग्रेजी भाषा का ही असंगत है। योग रूढ़ शब्द कौन है? तो दशानन योग रूढ़ शब्द है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। खचाखच, मुरलीधर, टिकट घर और सांप, तो इनको हमें मैच करना है कि ये कौन सा शब्द कैसा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा 3, 1, 4 और 2। तो खचाखच जो है ये देशज शब्द है। मुरलीधर जो है योग रूढ़ शब्द है और टिकट घर जो है संकर शब्द और सांप जो है देशज शब्द है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण में उत उपसर्ग लगा हुआ है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, तो संकर शब्द कहलाता है। 45 देखते हैं। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है। घुड़सवार शब्द कैसा है? तो घुड़सवार जो है यौगिक शब्द है। अजायब घर संकर शब्द है। वर्ण के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है वो कहा जाता है शब्द कहा जाता है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो ई प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताइए अभी। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, तो दुस। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए, तो आवट प्रत्यय इसमें लगा है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द कहलाता है कृदंत प्रत्यय। निम्नलिखित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो इससे प्रश्न थोड़ा सा आपत्तिजनक है। इसमें 2 ऑप्शनों में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो अंकुर जो है इसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर इक उपसर्ग से बना शब्द है, तो अवैतनिक इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द अवैतनिक, ये यहाँ पर उपसर्ग नहीं होगा, ये इक जो है प्रत्यय लगा हुआ है। इस बुक में कुछ प्रश्नों में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस बुक को उन प्रश्नों को फॉलो नहीं करना है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो पद कहते हैं। बोलो कोई सुन लेगा, तो यहाँ पर धीरे बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, तो पदक्रम से। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है तेंदुलकर। अगला प्रश्न देखते हैं। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करनी चाहिए, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। सलमा घर जाती है किस तरीके का वाक्य है? ये सरल वाक्य, क्योंकि यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। बहुत अच्छा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो सार प्रत्यय निहित है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है? तो अव्यय जो है अविकारी शब्द होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो ये एक इच्छावाचक वाक्य है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है?
चिट्ठी भेजी गई शब्द के वर्गीकरण का आधार है, तो अर्थ, रचना और उद्गम ये सभी उसके वर्गीकरण का आधार है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है, तो अपादान में अप उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, कमल। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, तो साप्ताहिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, दुबला में प्रत्यय नहीं लगा है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी और 19 शब्द में उपसर्ग है उन। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द होगा वैचारिक। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये कैसा वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो यहाँ पर एरा प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है, तो खवया। लालटेन कैसा शब्द है, तो विदेशज शब्द है। आंशिक शब्द में प्रत्यय एक प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, काम समाप्त करो और जाओ। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। काजू किस भाषा का शब्द है, तो काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो पैगंबर नहीं है। सुमित्रा में प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, तो वह परिश्रमी ही नहीं वरना ईमानदार भी है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें बहिष, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया हुआ, बहिर्मुखी में बहिर होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, तो लड़का विकारी शब्द है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है, तो चुगलखोर। कहावत में प्रत्यय आवत लगा है, परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, उसने खाना खाया और सो गया। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, तो ई का उपसर्ग नहीं है। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। रात को कम खाना चाहिए, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है अति। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो ये इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो एक मिश्र वाक्य है। शब्द होते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। शब्द भाषा की कैसी इकाई है, तो स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, तो इनको शब्द कहते हैं। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द के 2 प्रकार होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद नहीं है, तो संज्ञा। आगत शब्द से संबंधित है। विदेशी शब्द, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, विज्ञान। योग रूढ़ शब्द को पहचान करें, पीताम्बर। विकल्पों में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है, हॉस्पिटल। कौन सा शब्द अरबी नहीं है, कमीना। कौन सा शब्द फारसी नहीं है, तो हक। तुर्की शब्द नहीं है। आज अजब शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तत्सम 4 विकारी शब्दों से संबंधित भेद नहीं है, तो समुच्चय बोधक। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह है, तो वह अविकारी शब्द है। निम्नलिखित में पुनरुक्ति द्विरुक्ति शब्द कौन सा है, तो साथ साथ। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान कीजिए, तो अर्जुन यहाँ पर उद्देश्य होगा। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए, तो उसे पीटा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो उद्देश्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य का उदाहरण होता है। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है, तो यह साधारण वाक्य है। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये मिश्रित या मिश्र वाक्य है। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य में इससे संबंधित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है, तो वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। मैंने दूध पिया, ये किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक। गौरव तुम बैठकर पढ़ो, ये आज्ञावाचक वाक्य है। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है, मैंने दूध पिया।
विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। इच्छावार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो। अर्थानुसार वाक्य के भेद हैं तो 8। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें किस प्रकार का वाक्य है? ये इच्छार्थक वाक्य है। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वाक्य में मुख्य आधार व या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती है? तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और पदक्रम। हिंदी वाक्य में साधारणतः रचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है तो कर्ता, कर्म और क्रिया। चैप्टर नंबर 3। अब अगला देखते हैं शब्द रूप। तो इसमें भी जो शॉर्ट नोट है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पद शब्द रूप, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जब भी वाक्य में प्रयुक्त होगा, जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लड़का शब्द से बने लड़का, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। लड़के में ए प्रत्यय लगा है, लड़कों में ओ प्रत्यय और लड़कों में ओ प्रत्यय आदि। पद या शब्द रूप का संबंध एक और शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग शब्द जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ती है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग अनुसार परिवर्तित होते हैं, जैसे काला घोड़ा और काली घोड़ी। उभयलिंग शब्द कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि। उदाहरण, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई है, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शब्द है प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है लिंग के आधार पर। अब यहाँ पर देखते हैं आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे नौकर से नौकरानी, जेठ से जेठानी, मेहतर से मेहतरानी, देवर से देवरानी, क्षत्रिय से छत्राणी और चौधरी से चौधरानी, मुगल से मुगलानी और भव से भवानी। आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, पंडित से पंडिताइन, ठाकुर से ठकुराइन, चौधरी से चौधराइन, बाबू से बबू आइन, पंडा से पंडाइन, हलवाई से हलवाइन, ओझा से ओझाइन और चौबे से चौबाइन। ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जैसे लड़का से लड़की, गूंगा से गूंगी, कबूतर से कबूतरी, पहाड़ से पहाड़ी, हरिण से हरिणी, गोप से गोपी, घोड़ा से घोड़ी, बच्चा से बच्ची, रस्सा से रस्सी, तरुण से तरुणी और देव से देवी और नर्तक से नर्तकी। आ अंत वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर ई प्रत्यय लग जाता है। ईया प्रत्यय से बनने वाली स्त्रीलिंग शब्द, जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, चिड़ा से चिड़िया, बेटा से बिटिया और गुड्डा से गुड़िया, चूहा से चूहिया, बंदर से बंदरिया, डिब्बा से डिबिया और कुत्ता से कुतिया। कुछ अ आ अंत वाले शब्दों के अ आ का लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर यह प्रत्यय आ जाता है। इसके साथ साथ मूल शब्द का पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्वित्व है कुत्ता, तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है कुतिया। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कुम्हार से कुम्हारी, नाई से नाइन, लुहार से लुहारिन, सुनार से सुनारिन, जुलाहा से जुलाहिन, पड़ोसी से पड़ोसिन, चमार से चमारिन और नाग से नागिन। नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, चोर से चोरनी और भील से भीलनी। इनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे हाथी से हथिनी। तो याद रहे कि हाथी जो एक पुल्लिंग शब्द होता है और हथिनी स्त्रीलिंग। तपस्वी से तपस्विनी, हंस से हंसिनी, एकाकी से एकाकिनी और स्वामी से स्वामिनी और अभिमानी से अभिमानिनी, यशस्वी से यशस्विनी और हितकारी से हितकारिणी। ई का प्रत्यय जोड़कर संयोजक से संयोजिका, गायक से गायिका, नायक से नायिका और लेखक से लेखिका, परिचायक से परिचायिका, बालक से बालिका, अध्यापक से अध्यापिका। कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान मान आते हैं उनके स्थान पर वती, मति, स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे गुणवान से गुणवती, भाग्यवान से भाग्यवती और श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, भगवान से भगवती, शक्तिमान से शक्तिमती और सत्यवान से सत्यवती, पुत्रवान से पुत्रवती। कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंग वाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे मौसा से मौसी, जीजा से जीजी, बहनोई से बहन और नंदोई से ननद।
हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत से आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे प्रिय से प्रिया, छात्र से छात्रा, सुत से सुता और प्रियतम से प्रियतमा। पूज्य से पूज्या, शूद्र से शूद्रा और बाल से बाला, आचार्य से आचार्या। कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कर्ता से कर्त्री, वक्ता से वक्त्री, दाता से दात्री और अभिनेता से अभिनेत्री। धाता से धात्री, विधाता से विधात्री, नेता से नेत्री और रचिता से रचित्री। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा या नर शब्द लगाने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। जैसे मक्खी स्त्रीलिंग है और नर मक्खी पुल्लिंग शब्द। नर छिपकली, छिपकली भेड़िया, मादा भेड़िया, गैंडा मादा गैंडा, नर चील चील, नर कोयल कोयल, खरगोश मादा खरगोश और भालू से मादा भालू। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। जैसे भाई से भाभी, नर से मादा, नारी विद्वान से विदुषी, नपुंसक से बांझ और साधु से साध्वी। मियाँ से बीबी, कवि से कवित्री, वर से वधू, पति से पत्नी, बिलाव से बिल्ली, वीर से वीरांगना और बुआ से फूफा। अब पुल्लिंग शब्दों को देख लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वो पुल्लिंग है। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह आदि। स्त्रीलिंग शब्द परिभाषा जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर माने जाते हैं वो स्त्रीलिंग। जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी आदि। पुल्लिंग की पहचान क्या होती है? आ, आव, पा, पन, न ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाला है कि वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन आदि। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक आदि। देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालु, रोम आदि। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, ध, च, छ, य, र, ल, व, स आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि ये नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख, भूख, चोख, राख आदि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वो स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि। अनुस्वारांत, ईकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस आदि। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी। जिन शब्दों के अंत में इया आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा आदि। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द कोयल, मैना, चील आदि। शब्दों का लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार हैं: ई, ईया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी आदि। अब वचन में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है आप इसको देख सकते हैं। संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्रायः शून्य, ए तथा आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं प्रत्ययों को लगाने पर निर्भर करते हैं। जैसे ए प्रत्यय जोड़कर
लड़का से लड़के, रास्ता से रास्ते, कमरा से कमरे, दाना से दाने, कपड़ा से कपड़े, लोटा से लोटे, गधा से गद्दे, बच्चा से बच्चे, मुर्गा से मुर्गे, भाला से भाले, घंटा से घंटे, पैसा से पैसे। ए प्रत्यय जोड़कर जैसे नहर से नहरें, कलम से कलमें, सड़क से सड़कें, बाँह से बाहें, बोतल से बोतलें, दीवार से दीवारें, चीज़ से चीज़ें और पुस्तक से पुस्तकें। अगर महिला का एक वचन से बहुवचन में कन्वर्जन करना है तो महिला का महिलाएं, कविता का कविताएं, वधू का वधुएं, माता का माताएं, कथा का कथाएं, शाला का शालाएं, गौ का गौएं, दवा का दवाएं। आप प्रत्यय कैसे लगाते हैं? जैसे शक्ति का शक्तियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, नारी का नारियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ, लड़की का लड़कियाँ, गृहिणी का गृहिणियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, गली का गलियाँ, रीति का रीतियाँ और नदी का नदियाँ। मछली का जैसे मछलियाँ, रानी का रानियाँ और डिबिया का डिबियाँ, नाली का नालियाँ और लकड़ी का लकड़ियाँ और टोपी का। शून्य प्रत्यय जोड़कर शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं, जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान। हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि समूहवाची शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे कर्मचारी, वर्ग, पक्षी, वृंद, असभ्य, लोग, विद्वजन और लेखक गण। तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है, क्योंकि कर्मचारी का बहुवचन जो है कर्मचारियों नहीं होता है, कर्मचारी वर्ग होता है। पक्षी का पक्षियों नहीं होता है, पक्षी वृंद। असभ्य का असभ्यों नहीं होगा, असभ्य लोग। और विद्वजन और लेखक गण। तो इस तरह के कुछ प्रश्न में टेक्निकलिटी हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं और ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश आदि। समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े, आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए, उसके प्राण न निकल सके और उसके बाल बहुत घुघराले हैं। इस तरह से कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग आदि। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, हवा बहुत तेज चल रही थी, वहाँ आग जल रही थी। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए भी हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, जैसे माता जी दिल्ली जा रही हैं, गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। कारक जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कारक को समझना बहुत ही जरूरी है। तो कारक को आइए देख लेते हैं। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। और कारक जो हैं 8 प्रकार के होते हैं और यहाँ पर जो आप कारक को आपको याद करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कर्ता ने, करण ने, से, द्वारा, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, कर्म को, संप्रदान के लिए, के वास्ते, अधिकरण में, पर, के, ऊपर के, भीतर के, बाद के, पहले को, संबोधन, हे, रे, अरे। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। शब्द भाषा की इकाई है, कैसी इकाई है? तो स्वतंत्र इकाई है। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय 2 होते हैं, रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना होती है। रूप साधक प्रत्ययों के अंतर्गत हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी 3 प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय में लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कों में क्रमशः प्रत्यय शून्य प्रत्यय, ए प्रत्यय, ओ प्रत्यय और ऊ प्रत्यय। लड़का रोटी का परिवर्तित रूप है, तो लड़के, लड़कों, रोटियां और रोटियों। कमरा कथा का क्रमशः बहुवचन, तो कमरा का कमरे, कथा का कथाएं। घर, घोड़ा, पाठक, सेवक, कमरा यह शब्द हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। पानी, भालू, घर, धोबी, कवि के बहुवचन रूप हैं पानियों, भालुओं, घरों, धोबियों और कवियों। दही जम गया है, वाक्य में लिंग है, तो दही पुल्लिंग है। दूध उबल चुका है, तो ये पुल्लिंग है। डॉक्टर बुला रहे हैं, इस वाक्य में लिंग है, तो ये डॉक्टर। प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति ये सभी उभयलिंगी शब्द हैं। संयोजक, परिचायक, पाठक व लेखक में किस प्रत्यय का प्रयोग करने से स्त्रीलिंग बनेगा? तो इका प्रत्यय। लोटा, पैसा, बच्चा, मुर्गा का क्रमशः बहुवचन है लोटे, पैसे, बच्चे, मुर्गे। पूजा ने देवांग को मारा, इस वाक्य में कारक है ने। मैंने, मुझसे, मुझमें एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन सर्वनाम क्रमशः होगा हम, हमने, हमसे, हमें, हमें। यह निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा। ये किसी न किसी को, किसी पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा। किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं पर। अब आइए महत्वपूर्ण जो इस बुक में जो महत्वपूर्ण है वो इस बुक में जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज दी हुई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन आंसर की सीरीज से यूपी SSSC की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आदित्य प्रकाशन की किताब हर प्रतियोगी के पास जरूर होती है। हिंदी के लिए एक रामबाण पुस्तक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके मित्र लेखपाल की तैयारी में जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक भी अपनी तरफ से आप इस वीडियो को दे सकते हैं। तो आइए प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं बहुत ही तेज़ी से। तो जो इसमें सारे प्रश्न जो भी दिए हुए हैं सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यूपी SSSC की परीक्षाओं में अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहला जो प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये शायद ही यूपी SSSC की कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें ये प्रश्न न पूछा जाता हो। यहाँ पर जो मात्राएं हैं उनका विशेष ध्यान देना है क्योंकि कई बार छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ का मात्राओं से जनरली लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। मात्राओं का विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जो व्यय है वो पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो निराला। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है तो सारस पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग नकल, क्योंकि नकल हो रही है ये हम प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप वाक्य में प्रयोग करें, जैसे कैसा, कैसी, अच्छा, अच्छी, तो आप सामान्यतः प्रश्न का उत्तर पा जाएंगे, परंतु कुछ प्रश्नों को आपको याद भी करना पड़ता है। किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कोयल का। कौन स्त्रीलिंग नहीं है? पानी। कारक के भेद हैं तो 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। देख रहे हैं आप ये प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है। ऋषि का स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो ऋषि दिया हुआ है, लेकिन कई बार कई जगह आपको ऋषि पत्नी भी मिलता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो उनको विश्लिष्ट कहा जाता है। हिंदी भाषा में आइए आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर एक संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट और विश्लिष्ट आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम। तो राम, तो अगर आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो राम ने मुझको पुस्तक दिया, तो राम और ने दोनों अलग अलग लिखा जाएगा, इसलिए संज्ञा के साथ आने वाले विभक्ति को विश्लिष्ट कहते हैं। लेकिन अगर यही विभक्ति अगर सर्वनाम के साथ आती, जैसे उसने मुझे पुस्तक दिया, तो उसमें ही न जोड़ देते हैं, इसलिए वहाँ पर संश्लिष्ट विभक्ति को कहा जाता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। भूलकर भी आप 3 वचन नहीं करेंगे, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। सुंदरता में संज्ञा है तो भाववाचक। मित्र का भाववाचक मित्रता। सो है संबंधवाचक। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? तो धन से धनिक। अरे जरा इधर तो आ, विस्मयादि बोधक। कौन सा स्त्रीलिंग है? सूचना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दाता का दानी, जबकि होगा दाता का दात्री। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। संप्रदान कारक। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निर्धनता। और निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो व्यय पुल्लिंग शब्द है।
पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह को, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता, और कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा साध्वी, और इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो पानी, मैं काम से जा रहा हूँ, करण कारक संज्ञा का प्रकार नहीं है। देशवाचक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण दोष आदि। किसी समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, तो कौन, क्या, किसने। पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? तो पुस्तकीय। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है काली। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? अशुद्धता। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। हरियाली भाववाचक संज्ञा है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। कर्म कारक को और के लिए। संप्रदान कारक लड़का पेड़ से गिरा। अपादान कारक। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? हवा धीरे धीरे बह रही है। कवि का स्त्रीलिंग फिर से आ गया, कवयित्री। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कदाचित। पुल्लिंग शब्द बुढ़ापा, अव्यय नहीं है। इधर पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, अधिकरण। वह आजकल दिल्ली में है, क्रिया विशेषण। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना, और बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो वाहन, रुण। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्म कारक। हे राम संबोधन कर्म कारक को। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो समूहवाचक। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो ठठेरिन। मात्रा का विशेष ध्यान देना है। खुंटी का खुंटियाँ। वह अगले साल आएगा, अधिकरण कारक। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। सीमा कुत्ते से डरती है, तो अपादान कारक। ए राकेश यहाँ आओ, संबोधन कारक। जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। गरीबों की सहायता करो, तो गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और सर्वनाम में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो बात को कहता है, यानी कि मैं और हम। मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें आते हैं तुम। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जाता है वह और वे। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, अधिकरण। रमा विद्यालय से घर जाती है, अपादान। नायक का स्त्रीलिंग होगा नायिका। राजा सेवक को कंबल देता है, संप्रदान कारक। रमा की गाय चरती है, तो यहाँ पर संबंध कारक। वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है, कारणवाचक। जातिवाचक संज्ञा शब्द वकील। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो राम, रामचरितमानस और गंगा। वह अगले साल आएगा, अधिकरण कारक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, निजवाचक। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो विशेषण पदबंध का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, संप्रदान कारक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो रेखांकित शब्द यानी कि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, अपादान कारक। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक। वधू का बहुवचन वधुएं। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो संबंध बोधक। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है अहिंसा। कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, करण कारक। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है? तो गीत पुल्लिंग शब्द है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा जो है मित्रता। चूहा बिल से बाहर निकला, अपादान कारक। ठीक समय पर आ जाना, अधिकरण। वह बहुत अच्छा लड़का है, निश्चयवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय सर्वदा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो शब्द रूप। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को
क्या कहा जाता है, तो रूप साधक और शब्द साधक। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लड़का शब्द में शून्य प्रत्यय है। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है, वह विकल्प है, तो स्वर। आनी प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, लाला। बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आइन। शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है, इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें, तो इका। दर्शक शब्द का लिंग व प्रत्यय की पहचान करें, तो पुल्लिंग और अक। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें, तो भव पुल्लिंग होगा। स्वामिनी, लेखिका, धैर्यवती और मूर्नी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वामिनी में इनी, लेखिका में इका और धैर्यवती में वती और मूर्नी में अनि प्रत्यय लगा है। समूहवाचक शब्द की पहचान करें, तो लेखक, गण। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है, छाता। आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें, तो कविताएं। निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन बदल कर लिखे गए वाक्य की पहचान करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 और 3। अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएंगी, पुस्तकें नीचे रखी हैं। बच्चे रोते रोते सो गए और अपने पुत्र को बुलाइए, तो इसमें बहुवचन जो है 1, 2 और 3 है। संज्ञा की कितनी रूपावलियाँ हो सकती हैं, 4। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम आ का लोप हो जाता है, उसका स्थान प्रत्यय को क्या ले लेता है, तो उसका स्थान स्वर ले लेता है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ स्वर हो तो उनमें प्रत्यय लगाने पर क्या परिवर्तन होता है, तो नहीं परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द नहीं है, तो दही उभयलिंगी नहीं है क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, तो प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए, तो पुल्लिंग, बहुवचन और अपादान। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, कोई, जो, सो, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है, तो यहाँ पर कौन सा है, तुम। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है, वह। शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें, अपना। विशेषण के कितने रूप होते हैं, तो विशेषण के 3 रूप होते हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, विशेषण के 4 रूप होते हैं। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें, खूबसूरत स्त्री। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है, तो 2 प्रकार से चलती है। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है, 16। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदल गया है, तो कल देर तक पढ़ें। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक। भारतीय शब्द में बहुवचन है, तो भारतीयों। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई। जातिवाचक संज्ञा है, सेना। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है, तो चोर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, हवा धीरे धीरे बह रही है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो शत्रुता। भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती समुच्चय बोधक से। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि जो है भाववाचक संज्ञा है। रमा की लंबाई कम है, लंबाई जो है भाववाचक है। विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, तो स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, औरत। और विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं संधि से संबंधित प्रश्न उत्तर। यहाँ पर मैं पूरे विकल्प जो भी दिए उनका उच्चारण सही करने का भरसक प्रयत्न करूँगा, लेकिन अगर गलती से कोई विकल्प का उच्चारण गलत हो जाता है तो आप उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से। तल्लीन में कौन विच्छेद क्या होगा, तो तत् धनलीन। और सदैव शब्द में कौन सा संधि है, तो सदैव में वृद्धि संधि है।
वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा तो वाक धनजाल, और द्वावपी का संधि विच्छेद द्वौधन अपी। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है तो अति धन अधिक, और कौन विसर्ग संधि है तो निरंतर जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। इति धन आदि इत्यादि जो है यड़ संधि का उदाहरण है, और मनोहर शब्द में संधि है तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। कौन सा कथन गलत है तो दो पक्षों के मेल, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये विकल्प गलत है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, इसमें भी बताना है कौन सा गलत है। तो विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये ऑप्शन गलत है। पुरस्कार में कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि यहाँ पर है। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है तो सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। मृत्यु धन उपरांत, मृत्युपरांत, और अनधिकृत का संधि विच्छेद अन धन अधिकृत। कपि धन ईश का संधि होगा कपीश, और विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। परोपकार पर धन उपकार, और मना धन रमा, मनोरमा जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। चंद्रोदय में संधि बताना है तो गुण संधि। वृद्धि स्वर संधि महोषध में, और सदाशय का संधि विच्छेद सत धन आशय। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है तो परम धनात्मा परमात्मा का संधि विच्छेद है, और विकल्पों में यह अशुद्ध है तो पर धन अधीन पराधीन का संधि विच्छेद, और उच्चारण का उत्धनचारण। महाशय का संधि विच्छेद महाधनाशय, और पावन का संधि विच्छेद पौधन अन होगा। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद उत्धनलास, और यड़ संधि कौन है तो यद्यपि यड़ संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि कौन सी है तो महोषध में वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद तो अतः धन एव, और पवन शब्द में कौन सी संधि है तो पवन में अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि, और तल्लीन तत् धनलीन। अन्वेष्ण में अनुधन एष्ण यड़ संधि का संबंध जो है स्वर संधि से। नवोढ़ा में नव धन उढ़ा, और जगन्नाथ जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। अन्वेष्ण में अनुधन एष्ण और यड़ संधि जो है स्वर संधि का एक भेद है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद नव धन उढ़ा, और जगन्नाथ में व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्याप्त जो है यड़ संधि का उदाहरण है। उन्नति उत्धन्नति, और प्रतिछवि प्रतिधन छवि। प्रणाम प्रधनमान, और प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष। स्वेच्छा सुधनिच्छा, और सरोज सर धन जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनोहर मन धन हर, जगदीश जगत धन ईश। संविधान सम धन विधान, और संस्कृत जो है सम धन कृत। यशोदा यश धन दा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अंतरात्मा अंत धन आत्मा, और अंततो गत्वा अंततः धन गत्वा। प्रत्यक्ष में संधि है तो प्रत्यक्ष में यड़ संधि है। ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर है तो य और र में जो परिवर्तन होता है वो यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है तो मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। इत्यादि इति धन आदि तेजोमय तेज धनमय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है तो हरिश्चंद्र व्यंजन संधि का उदाहरण है। महाधनुदय महोदय। सद्भावना सतधन भावना, और वृक्ष छाया वृक्ष धन छाया। भानुदय का संधि विच्छेद भानु धनुदय, और निर्गुण का संधि विच्छेद नियधन गुण जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस शब्द में गुण संधि है तो भारतेंदु में गुण संधि है, और जगन्नाथ जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। पवन का संधि विच्छेद पो धन अन, और पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः धन जन्म, और इत्यादि जो है यड़ संधि का उदाहरण है। छ वर्ण जो है क और षटकोण स के योग से बनता है। गुणाकेश जो है गुणाका धन ईश। महर्षि जो है यड़ गुण संधि का उदाहरण है, और उल्लास जो है उत धन लाश। यश धन दा यशोदा विसर्ग संधि। अछौहिणी अच्छ धन उहिनी, और पुनर्जन्म पुनः धन जन्म, और उच्छिष्ट उत धन शिष्ट। और लधोर्मी जो है दीर्घ स्वर संधि है, और तथैव में तथा धन एव ये जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। महोत्सव महाधन उत्सव दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। सत्याग्रह सत्य धन आग्रह, और सूर्योदय सूर्य धन उदय। पावन पौ धन अन, और यशोदा में प्रयुक्त संधि जो है विसर्ग संधि है, और पौ धन अन पावन।
दुराशा में दु धन आशा और मनोयोग में मन धन योग संधि विच्छेद होगा। रूपांतरण का संधि विच्छेद रूप धन अंतरण। इसी प्रकार रीति अनुसार का संधि विच्छेद रीति धन अनुसार। बधूर्मी का बधू धन उर्मी और सच्छास्त्र का सत धन शास्त्र। दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि यड़ और अयादि स्वर संधि के भेद हैं। उच्चारण उत धन चारण और दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। गौ धन चरित गौश्चरित और निर्धन जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। उच्छ्वास उत धन श्वास पवन पो धन अन और उच्छ्वास का उत धन श्वास संधि विच्छेद होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो रामायण स्वर संधि का उदाहरण है। भूधर्व में भू धन ऊर्ध और दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। अन्वेषण अनुधन ऐष्ण एतन मुरारी जो है स्वर संधि का उदाहरण है। उड्डयन उत धन डयन और अभिन्न अधन भिन्न इसका संधि विच्छेद होगा।